क्लास 8 आप अपनी जोग्राफिया का सफ़ा नंबर 28, 29 ये निकालिएगा, रफ कलम साथ में रखिएगा। तो एक रोज़ पहले मतलब मंडे और संडे को छोड़कर सैटरडे को हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज। फिर इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट हिस्सा है कन्वेंशनल सोर्सेज। तो उसमें जो फायरवुड आता है, कोल आता है या नेचुरल गैस आता है, तो ये चीज़ें इसमें शुमार हुई। हमने इस पर डिस्कस किया। जो आपको ये भी पता चला ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम का नाम है, पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। और इसके बाद पढ़ा था नेचुरल गैस। आज हमें पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या है? द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of the consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources. नहीं, जो हमने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया, इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और जिस लिहाज से मतलब इसकी कंजम्पशन होती है। और साथ ही साथ ये एक ऐसी रिसोर्स है जो एग्जॉस्टेबल है, यानी ये ख़त्म हो सकती है। और इसके साथ ही इससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होती है। और इसलिए माहिरीन ने सोचा, जो माहौल से मतलब इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट भी महफूज रहे और ये सोर्स भी इनएग्जॉस्टेबल हो। तो फिर इसके लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये सब चीज़ें जो हैं ये रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग है सोलर एनर्जी। सन's heat and light energy can be felt by us even ऐसे कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। यानी ये जो आफ्ताब की रोशनी है, आफ्ताब की गर्मी है, ये हम सब जानते भी हैं, महसूस करते हैं, देखते भी हैं। दिन में सूरज चढ़ता है, इससे एक तो रोशनी मिलती है और दूसरा गर्मी भी मिलती है। तो ये हर एक को मालूम है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स। जो आफ्ताब से रोशनी होती है और इससे जो ताकत गर्मी होती है, इसको कैच किया जा सकता है सोलर सेल्स के ज़रिए से और ये बाद में इलेक्ट्रिसिटी देती है। आज आप बस्तियों में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोलर लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये इस पर डिपेंडेंट है सन लाइट पर। तो सन एक ऐसी एनर्जी है, ये अप टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये सन अपनी हालत में है और इसकी हीट और इसकी रोशनी, इसमें किसी किस्म की ये एग्जॉस्टेबल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये इनएग्जॉस्टेबल है और ये नेचुरल रिसोर्स है। और साथ में क्या है, ये इससे जो इससे जो एनर्जी हासिल की जाती है, इसको रिन्यू किया जाता है। हाँ, बैटरी को चार्ज किया जाता है और इसके ज़रिए से फिर शाम को लैंप में लाइट आती है। तो ये एक ऐसी रिसोर्स है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हो सकता। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers. ये पूरा आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और सोलर एनर्जी पर डिपेंड है, सोलर सिस्टम पर डिपेंड है। तो हम सोलर कुकर्स भी हासिल कर सकते हैं, सोलर हीटर्स हैं, सोलर ड्रायर्स हैं, ये सब कुछ है। तो ये एक ज़बरदस्त और लाजवाब एक रिसोर्स है। इसके बाद है विंड एनर्जी। ये भी एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। विंड मिल जो बनाई गई है, तो विंड की बदौलत इसे चलाया जाता है और ग्रेन को पिसा जाता है। वहाँ पर पेट्रोलियम जलाने की ज़रूरत नहीं, डीजल जलाने की ज़रूरत नहीं, मशीन को घुमाने की इस तरह ज़रूरत नहीं, बल्कि विंड के ज़रिए से इसे घुमाया जाता है, ग्रेन कराया जाता है। तो ये भी एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। विंड भी, ये भी नेचर में मौजूद होती है और अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत एक कीमती दाइन है। तो इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल इज द high speed winds rotate the wind mill which is connected
जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर के साथ विंड मिल को कनेक्ट किया जाता है और फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जाती है। विंड फार्मर्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स, यानी कि इनको पर्टिकुलर लोकेशन पर बनाया जाता है जहाँ पर हर वक्त तेज़ हवा का आना मुमकिन हो। तो तीसरा चीज़ है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA। यानी कि आज दुनिया में जो दौड़ लगी हुई है न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के लिए, तो ये भी एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है जो रिन्यूएबल भी है और इनएग्जॉस्टेबल भी है। और यूरेनियम इसमें होता है, थोरियम होता है, ये सब कुछ होता है। और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए जो कहलाता है, तो इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर में होता है। और यूरोप के कुछ ममालिक है, आजकल हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी इस न्यूक्लियर मतलब ये सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज quantities in the monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी की सोर्सेज हैं। इसके बाद है जियोथर्मल। ये भी एक हीट एनर्जी इसे हासिल की जाती है और ये जियोथर्मल है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। जब हम ज़मीन के नीचे खोद कर नीचे चले जाते हैं तो वहाँ से ज़मीन में जो गर्मी होती है, आपने इससे पहले भी ये पढ़ा होगा, ये ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो चाहे कंटिनेंट में हो चाहे ओशन में हो, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और उस टेम्परेचर की बदौलत से एक एनर्जी हासिल की जाती है जिसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो इससे भी पावर जनरेट किया जाता है और ये दुनिया के डेवलप्ड ममालिक में है। फॉर एग्जांपल ये यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मानीकरण एंड हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन यूटी ऑफ लद्दाख। और इसके बाद है टाइडल एनर्जी। ये जो लहरें होती है इससे भी एनर्जी हासिल की जाती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, यानी कि जहाँ समंदर से पानी आता हो, नैरो ओपनिंग, तंग गहरी गाठी हो, तो वहाँ से जब आती है तो वहाँ की जो लहरें होती है वहाँ से एनर्जी हासिल की जा सकती है। और इस किस्म की मिसालें आपको मिल सकती है फ्रांस में, रशिया में एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया, यानी कि रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ से भी ये हासिल किया जाता है। उसके बाद है बायोगैस। ये भी एक एनर्जी है। ये जो काऊ डंग होता है ये कैटल से हासिल किया जाता है या ये गाय बैलों से हासिल किया जाता है। तो इसको जब एक जगह जमा किया जाता है तो फिर ये जलाने के काम में बहुत मददगार साबित हो सकता है। और इसमें से इस किस्म का ख़तरनाक धुआं नहीं होता है जो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह होता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड। ये डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year। यानी कि यहाँ से खाद भी हासिल की जा सकती है और ये कुकिंग और लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी एक खूबसूरत मतलब ये भी एक कीमती एनर्जी है। ये इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल भी है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। आज इसके साथ ही इस लेसन का इख्तिताम होता है। आप अपनी बुक निकालिए और फिर देखिए कहाँ पर किस किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो बताइएगा इंशाल्लाह।